फिल्म की शुरुआत में हम केट और माइक नाम के कपल को एक बहुत बड़े सफ़ेद कमरे में एंटर करते हुए देखते हैं, जहां हर चीज़ पूरी तरह सफ़ेद होती है। असल में एक डॉक्टर उन पर एक एक्सपेरिमेंट कर रहा होता है। इस एक्सपेरिमेंट के अनुसार उन्हें 50 दिनों तक इस कमरे में रहना होगा। अगर वे ऐसा कर लेते हैं तो उन्हें इनाम के तौर पर 40 करोड़ रुपए मिलेंगे, लेकिन अगर उनमें से कोई भी हार मान लेता है तो उन्हें कुछ भी नहीं मिलेगा और इस कमरे में उनके अलावा कोई और नहीं रह सकता। इसके अलावा वे किसी से बात नहीं कर सकते, किसी से मिल नहीं सकते और उनके पास कोई भी एंटरटेनमेंट का साधन नहीं होगा, जैसे टीवी या मोबाइल फ़ोन। जो बात सुनने में आसान, रोमांचक और अमीर बनने का आसान तरीका लगता है, लेकिन जो चीज़ जितनी आसान दिखती है उतनी ही मुश्किल होती है, जो उन्हें आगे पता चलेगा। खैर, तो शुरुआत में वे दोनों काफ़ी खुश होते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि ये पैसे कमाने का सबसे आसान तरीका है। दोनों आपस में बातें करने लगते हैं। केट कहती है कि वो इस पैसे से अपने सारे सपने पूरे करेगी, वहीं उसका पति कहता है कि वो इस पैसे को पार्टी करने में उड़ाएगा, जमकर मज़े करेगा और उन्हें कभी भी पैसों की कमी नहीं होगी। कुछ देर बाद उन्हें एक रोबोटिक डिवाइस की आवाज़ सुनाई देती है, जो उन्हें इस जगह के सारे नियम समझाने लगता है, जैसे उन्हें कैसे रहना है, किन बातों का ध्यान रखना है और क्या क्या बिल्कुल नहीं करना है, जैसे अब उनकी पूरी जिंदगी इन्हीं नियमों के अंदर कैद हो चुकी हो। उस कमरे में सिर्फ एक बेड, एक बेंच और एक साधारण वॉशरूम था। इसके साथ ही दीवार पर एक छोटा सा स्क्रीन लगा हुआ था, जिसमें वहां रहने के सारे नियम लिखे हुए थे। उनमें से एक नियम यह भी था कि एक समय में सिर्फ एक ही व्यक्ति वॉशरूम का इस्तेमाल कर सकता है। दीवार पर एक लाल बटन भी लगा था, जिसे दबाकर कोई भी कभी भी हार मानकर बाहर जा सकता था। इसके अलावा एक स्क्रीन के जरिए वे खाना ऑर्डर कर सकते थे। कमरे में एक बड़ी घड़ी भी लगी हुई थी, जिसमें 50 दिनों का टाइमर लगातार चल रहा था। हर दिन उनके लिए एक बड़ा बॉक्स आता था, जिसमें रोज़मर्रा के खाने पीने का सामान होता था। जैसे ही रात होती, कमरे की लाइट अपने आप बंद हो जाती और सुबह होते ही खुद ब खुद जल जाती। वो रोबोटिक डिवाइस लगातार उन्हें समय की जानकारी देता रहता, अब सुबह है, अब शाम है या अब रात होने वाली है, ताकि वे उसी हिसाब से अपनी दिनचर्या बना सकें। जैसे कि रात होने पर आराम करना ज़रूरी है। उन्हें अलार्म सेट करने की सुविधा भी दी गई थी। माइक इस पूरे माहौल को ऐसे लेता है जैसे वो छुट्टियां मना रहा हो, जैसे ये कोई कैद नहीं बल्कि एक आसान खेल हो, जिसमें बस समय बिताना है और अंत में बड़ी रकम मिलनी है। इसी एक्साइटमेंट में माइक देर रात तक जागता रहता है, जबकि केट अलार्म सेट करके सुबह जल्दी उठती है ताकि वो अपनी एक दिनचर्या बना सके और इन 50 दिनों का समय किसी तरह काट सके। इस तरह वे उस कमरे में अपनी पहली रात बिताते हैं। सुबह होते ही केट नहाने जाती है और आईने के सामने खुद से कहती है कि चाहे कुछ भी हो जाए, उन्हें ये 50 दिन पूरे करके ये चैलेंज जीतना ही है। नहाने के बाद वो अपने कपड़े लॉन्ड्री में डाल देती है। उन्हें पहनने के लिए साधारण लेकिन रंग बिरंगे कपड़े दिए गए थे, जिन्हें देखकर वे थोड़ा खुश हो जाते हैं और कहते हैं, थैंक गॉड, कम से कम कुछ तो रंगीन है यहाँ। केट कुछ समय बाद माइक से पूछती है कि आखिर डॉक्टर ये एक्सपेरिमेंट क्यों कर रहा है। माइक कहता है कि उसे इसके बारे में कुछ नहीं पता। उसे सिर्फ इतना पता है कि उन्हें यहाँ 50 दिन रहना है और बदले में 40 करोड़ मिलेंगे। इसके बाद दोनों अपना समय बिताने के लिए खुद को अलग अलग चीज़ों में व्यस्त रखने की कोशिश करते हैं। केट खुद को शांत और रिलैक्स रखने के लिए योगा करती है, जबकि माइक बार बार उस बड़ी घड़ी को देखता रहता है, जिसमें 50 दिनों का टाइमर लगातार चल रहा होता है, जैसे हर सेकंड उन्हें उनकी कैद का एहसास दिला रहा हो। धीरे धीरे माइक वहाँ बैठकर अजीब अजीब बातों के बारे में सोचने लगता है, जैसे आखिर इस कमरे की दीवारें पूरी सफ़ेद क्यों हैं। केट उसे समझाने की कोशिश करती है कि वो इन सब बातों के बारे में ना सोचे और ना ही उस घड़ी को घूरता रहे, बल्कि बस समय बिताने और मिलने वाले पैसों के बारे में सोचे। लेकिन माइक के लिए ये आसान नहीं होता, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से उसकी नींद पूरी नहीं हो रही होती। वहीं दूसरी तरफ केट दिन से लेकर रात तक अपनी पूरी दिनचर्या को फॉलो करती रहती है और माइक का ध्यान भटकाने के लिए उसे दौड़ने के लिए कहती है। एक तरफ केट योगा कर रही होती है और दूसरी तरफ माइक दौड़ रहा होता है। बाद में दोनों समय बिताने के लिए बच्चों जैसे खेल खेलने लगते हैं और कपड़े धोते समय मस्ती में डांस भी करते हैं। हर बार उन्हें वैसे ही नए कपड़े मिलते हैं। इसी तरह कई हफ्ते बीत जाते हैं। कुछ दिनों बाद माइक को कमरे में एक छोटा सा कीड़ा दिखाई देता है। वो उससे बात करने लगता है और उसे खाना खिलाने का सोचता है। जैसे ही वो फर्श पर मिल्कशेक की कुछ बूंदें डालता है, तुरंत वही रोबोटिक डिवाइस की आवाज़ गूंजती है और उसे चेतावनी देती है कि ऐसा ना करे, ये खाना सिर्फ तुम दोनों के लिए है। माइक घबरा जाता है और उस डिवाइस से कहता है कि अगर हम इसे खाना नहीं दे सकते तो मैं लाल बटन दबा देता हूँ ताकि इसे बाहर भेजा जा सके।
वरना ये भूख से मर जाएगा। ये देखकर केट उसे समझाने लगती है, देखो डिवाइस हमें रोक कर चला गया है, लेकिन माइक कहता है कि उसे इस कीड़े की चिंता है, नहीं तो ये बेचारा यहीं मर जाएगा। ये कहकर वो लाल बटन की तरफ बढ़ने लगता है। दोनों के बीच बहस शुरू हो जाती है। केट कहती है कि अगर तुमने बटन दबाया तो हम ये चैलेंज हार जाएंगे और खाली हाथ यहाँ से बाहर निकाल दिए जाएंगे। लेकिन माइक का कहना था कि वो खुद बाहर नहीं जा रहा, बस इस कीड़े को बचाने के लिए उसे बाहर भेजना चाहता है। वो कीड़े को अलग रखते हुए कहता है कि ये भी एक जान है, क्या तुम्हें इस पर दया नहीं आती। केट उसे चेतावनी देती है कि तुम इस छोटे से कीड़े के लिए पूरा गेम बर्बाद कर दोगे, तुम पागल हो गए हो। इतना कहकर वो जाने लगती है, लेकिन अचानक गलती से उसके पैर के नीचे वो कीड़ा आ जाता है और मर जाता है। ये देखकर वो सन्न रह जाती है और तुरंत माइक से माफ़ी मांगती है। केट कहती है कि उसने ये जानबूझकर नहीं किया, ये गलती से हुआ है। लेकिन माइक उसकी बात पर यकीन नहीं करता और पूरे दिन कमरे के एक कोने में चुपचाप बैठा रहता है। इस कमरे के नियमों के अनुसार अब उन्हें सिर्फ 2 चीज़ें बाहर से मंगाने की अनुमति होती है, लेकिन जो भी मंगाया जाएगा उसकी कीमत उनकी इनाम की रकम से काट ली जाएगी, और वो भी बहुत बड़ी रकम। माइक कहता है, मैं अपनी पहली चीज़ ऑर्डर करने जा रहा हूँ। केट उसे तुरंत रोकती है और कहती है, क्या तुम्हें याद नहीं कि बाहर से कुछ भी मंगाने पर हमारे पैसों में कितनी कटौती होगी, बहुत बड़ी रकम जाएगी, इसलिए ऐसा मत करो। लेकिन माइक उसकी बात नहीं मानता और अपनी पहली चीज़ मंगवा लेता है। कुछ ही देर में उसे हरे रंग की एक चौक मिलती है। उसे देखकर वो कहता है, ओह ये मुझे क्या मिल गया, इससे कुछ खास तो नहीं होगा, लेकिन कम से कम मैं दीवारों पर कुछ बनाकर अपना समय तो बिता सकता हूँ। जब केट उसे दीवार पर ड्रॉ करते हुए देखती है तो वो उससे कहती है कि उसके लिए भी एक पेंटिंग बना दे, जिसे सुनकर माइक एक पेंटिंग बनाना शुरू करता है। लेकिन थोड़ी देर बाद केट बोर होकर वहाँ से चली जाती है, जबकि माइक लगातार ड्रॉ करता रहता है जब तक कि वो चौक पूरी तरह ख़त्म नहीं हो जाती। माइक इसी तरह बाथरूम और कमरे की दीवारों पर कई तरह की ड्राइंग बनाता रहता है। कुछ समय बाद केट उसके पास आती है और अपने व्यवहार के लिए माफ़ी मांगती है। अब उनके लिए एक अच्छी खबर ये होती है कि वे 50 में से 20 दिन पूरे कर चुके हैं। एक दिन केट को बाथरूम में अचानक एक बंदूक मिलती है, जिसे देखकर दोनों हैरान रह जाते हैं कि ये यहाँ आई कैसे। वे उसे उठाकर बेड के नीचे रख देते हैं। नियमों के मुताबिक लॉन्ड्री में कपड़ों के अलावा कुछ भी नहीं होना चाहिए था, इसलिए ये और भी अजीब था। कुछ दिनों बाद उन्हें एक छोटा सा गिफ्ट दिया जाता है, जिसमें उनके परिवार के वीडियो मैसेज होते हैं। माइक अपनी बहन का वीडियो देखता है, जिसमें वो बताती है कि वो, उसकी माँ और पिता सब ठीक हैं, इसलिए उसे उनकी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। ये देखकर माइक खुश हो जाता है, लेकिन केट का दिल टूट जाता है जब वो अपने पिता का मैसेज देखती है, जिसमें उसका पिता ताना मारते हुए कहता है कि वो सड़क पर नहीं रहता, बल्कि एक घर में रहता है। केट वीडियो को बंद करना चाहती है, लेकिन उसके बार बार कहने के बावजूद वो बंद नहीं होता। आखिरकार वो बाथरूम के पास जाकर ज़ोर ज़ोर से रोने लगती है, जैसे उसके अंदर का दर्द अब बाहर आ चुका हो। माइक उसे समझाकर शांत करता है, जिसके बाद दोनों सो जाते हैं। सुबह होने पर केट बिस्तर से उठती ही नहीं, वो अभी भी सोई रहती है। तनाव के कारण उसकी तबीयत खराब हो चुकी होती है। जब माइक उससे पूछता है कि वो क्यों नहीं उठ रही, तो वो कहती है कि अपने पिता को इतने सालों बाद देखकर वो भावुक हो गई थी। वो हमेशा यही कहती रही कि उसका कोई पिता नहीं है, क्योंकि उससे शर्म आती थी। वो शराब पीता था और उसकी स्कूल की फीस भी नहीं भरता था। ये सब सुनकर माइक उसे कहता है कि इन बातों को छोड़ दो और याद रखो कि अब हमारे पास यहाँ सिर्फ 2 हफ्ते ही बचे हैं। लेकिन ये सुनकर भी केट खुश नहीं होती और चुपचाप बिस्तर पर पड़ी रहती है। माइक उसे खुश करने की कई कोशिशें करता है, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं होता। आखिर में वो भी उसके पास लेट जाता है, लेकिन केट उस पर कोई ध्यान नहीं देती। अगले दिन माइक उससे कहता है कि क्यों ना हम आखिरी बार कुछ मंगवा लें, ताकि बोरियत खत्म हो सके। लेकिन केट उसे रोक देती है और कहती है, नहीं, तुम पहले ही उस बेकार चौक पर पैसे बर्बाद कर चुके हो, अब मैं और पैसे गंवाना नहीं चाहती। ये सुनकर माइक उदास हो जाता है। कुछ देर बाद केट बिस्तर से उठकर उसके पास आती है और कहती है कि वो दूसरी चीज़ भी ऑर्डर कर सकता है, चाहे जितने भी पैसे कट जाएं। माइक स्क्रीन को छूकर दूसरी चीज़ ऑर्डर करता है और तुरंत पास के एक कमरे का दरवाज़ा अपने आप खुल जाता है और सरप्राइजिंगली एक लड़की अंदर आती है, जिसने कोई ड्रेस नहीं पहनी होती, जिसे देख माइक हैरान रह जाता है। वो लड़की बताती है उसे नहीं पता कि उसे यहाँ क्यों भेजा गया है, उसे बस इसके लिए पैसे मिले हैं और उसे 24 घंटे इस कमरे में उनके साथ रहना है। ये देखकर केट माइक से कहती है कि वो अपनी शर्ट उतार कर उसे दे, ताकि वो खुद को ढक सके। जब वो लड़की दीवारों पर बनी माइक की पेंटिंग्स देखती है तो उनकी तारीफ करती है, जिसे सुनकर केट को गुस्सा आने लगता है, लेकिन वो कुछ नहीं कहती।
रात होने पर माइक दोनों लड़कियों से कहता है कि वे बिस्तर पर सो जाएं और खुद जमीन पर सो जाता है। लेकिन वो लड़की माइक के साथ अजीब तरह से व्यवहार करने लगती है, जिससे केट को गुस्सा आ जाता है। वो तुरंत माइक को अपने पास बुलाकर बिस्तर पर सुला लेती है और खुद उनके बीच में लेट जाती है। पूरी रात वो बेचैन रहती है, उसे नींद नहीं आती और वो उस लड़की से चिढ़ती रहती है। सुबह जब उसकी आंख खुलती है तो वो देखती है कि लड़की बिस्तर पर नहीं है। उसे लगता है कि वो चली गई है, लेकिन जब वो वॉशरूम में जाती है तो देखती है कि वो अभी भी वहीं है। वो नहा रही होती है और उसने फिर से अपने कपड़े उतार दिए होते हैं। केट ये सब देखकर भी कुछ नहीं कहती और मजबूरी में सहन करती है। बाद में तीनों मिलकर कमरे में डांस करने लगते हैं। इस दौरान माइक इतना खो जाता है कि जैसे किसी सपनों की दुनिया में पहुंच जाता है। उसे चारों तरफ काला अंधेरा दिखाई देने लगता है और फिर वो खुद को पानी में डूबता हुआ देखता है। उसी पानी में उसे अपना छोटा भाई भी दिखाई देता है, जो उसके साथ डूब रहा होता है। ये सब देखकर वो अंदर से टूट जाता है। तभी केट और वो लड़की उसके पास आती हैं और उसे होश में लाती हैं। लेकिन माइक अब भी बेहद परेशान होता है और रोने लगता है। बार बार कहता रहता है कि उसके छोटे भाई को बचा लो, उसे डूबने से बचा लो। केट किसी तरह माइक को शांत करती है और उसे बिस्तर पर सुला देती है। कुछ देर बाद वो लड़की केट से पूछती है कि उसकी और माइक की मुलाकात कैसे हुई थी। केट बताती है कि उनकी मुलाकात बारिश में हुई थी। उसके पास छाता नहीं था और माइक ने उसे भीगने से बचाया था। इस तरह वे बैठकर बातें करते रहते हैं। थोड़ी देर बाद माइक जाग जाता है। उस समय केट वहां नहीं होती, तो माइक उस लड़की के पास जाकर बैठ जाता है और दोनों अपनी जिंदगी के बारे में बात करने लगते हैं। लड़की बताती है कि उसने बचपन में ही अपनी माँ को खो दिया था। अपने अपने दुख और परिवार की परेशानियों के बारे में बात करते हुए दोनों एक दूसरे को समझने लगते हैं और उनके बीच एक दोस्ती का रिश्ता बनने लगता है। फिर वो लड़की माइक का हाथ पकड़कर उससे कहती है कि वो खुद को संभाले और अपने मन को शांत करे। तभी केट वहां आ जाती है और दोनों को हाथ पकड़े हुए देख लेती है। ये देखकर उसका गुस्सा फूट पड़ता है, क्योंकि वो काफ़ी समय से उनकी नज़दीकियों को सह रही थी। अब ये गुस्सा था या जलन थी, ये मुझे नहीं पता। लेकिन वो गुस्से में लड़की से कहती है कि तुम शुरू से ही मेरे पति को फंसाना चाहती थी और उसे मुझसे छीनना चाहती हो। ये सुनकर लड़की भी भड़क जाती है और गुस्से में जवाब देने लगती है। लड़की गुस्से में कहती है, तुम कितनी अजीब हो, तुम्हें अपने ही पति पर ज़रा सा भी भरोसा नहीं है। इसके बाद दोनों के बीच बहस और बढ़ जाती है और वे एक दूसरे पर चिल्लाने लगती हैं, जिससे माहौल गर्म हो जाता है। आखिरकार माइक आकर उन दोनों पर चिल्लाता है और उन्हें चुप रहने को कहता है और फिर वहां से चला जाता है। अगले दिन जब वे उठते हैं तो माइक की तबीयत ठीक नहीं होती। वो कमज़ोर महसूस कर रहा होता है और वो लड़की भी जा चुकी होती है। जाते जाते वो माइक के लिए एक मैसेज छोड़ गई होती है, जिसमें लिखा होता है, माइक, मुझे आज तक किसी ने उतना प्यार नहीं किया जितना तुमने किया। ये पढ़कर केट और भड़क जाती है और माइक पर गुस्सा निकालते हुए कहती है कि तुम धोखेबाज हो, तुम मुझे धोखा दे रहे हो। माइक समझाने की कोशिश करता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, जो उसने लिखा है वो गलत है और जो कुछ इस कमरे में हो रहा है वो जानबूझकर किया जा रहा है ताकि वे दोनों आपस में लड़ें और हार मान लें। लेकिन केट उसकी एक नहीं सुनती। गुस्से में उसे धक्का दे देती है, जिससे माइक का सिर दीवार से टकरा जाता है और उसके सिर से खून बहने लगता है। ये देखकर माइक भी गुस्से में आ जाता है। वो केट से दूर चला जाता है और कहता है, मैंने तुम्हें धोखा नहीं दिया। माइक गुस्से और दर्द में कहता है, जब तुम शहर छोड़कर गई थी तब भी मैं हमेशा चाहता था कि तुम अकेली महसूस न करो और खुश रहो, इसलिए मैं अपने दोस्तों से भी दूर हो गया। मैंने तुम्हें समय दिया, यहाँ तक कि अपनी पढ़ाई भी छोड़ दी। जब तुम तनाव में थी तब भी मैंने तुम्हारा साथ नहीं छोड़ा और बदले में मुझे क्या मिला, तुम्हारा शक और नफरत। ये सुनकर केट को शर्म आने लगती है। वो कहती है, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मैंने जानबूझकर ऐसा नहीं किया, गुस्से में मुझसे गलती हो गई। तभी माइक अचानक गिर पड़ता है और कहता है कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है, उसे डॉक्टर की ज़रूरत है। केट तुरंत उसके लिए मिल्क शेक लाती है और उसके सिर पर तौलिया बांध देती है ताकि खून रुक सके और कहती है, इस कमरे में हर चीज़ तो मिलती है लेकिन दवा की कोई सुविधा नहीं है, क्या ये अजीब नहीं है? लेकिन माइक उसकी बात पर भरोसा नहीं करता। वो कहता है, क्या तुम्हें सच में मेरी चोट की चिंता है? अगर गुस्से में तुम मुझे ज़ोर से मार देती और मैं मर जाता तो? तुम इस पैसे के लिए इतनी लालची हो गई हो कि मुझे मार भी सकती हो। ऐसा पैसा जाए भाड़ में जो इंसान को उसकी पहचान ही भुला दे। मुझे इस कमरे से नफरत हो गई है और अब मैं यहाँ एक पल भी नहीं रुकूंगा। माइक कहता है कि अब वो बाहर जाएगा, लेकिन केट उसे रोकने की कोशिश करती है। वो वॉशरूम में मिली बंदूक उठा लेती है और माइक पर तान कर चेतावनी देती है, अगर तुम बाहर जाने की कोशिश करोगे तो मैं तुम्हें गोली मार दूंगी। लेकिन माइक उसकी बात को इग्नोर करता है और लाल बटन दबा देता है,
जिससे कुछ ही पल में दरवाज़ा खुल जाता है और वो उस सफ़ेद कमरे से बाहर चला जाता है। उसके जाने के बाद केट खुद को बिल्कुल अकेला महसूस करती है और रोते हुए वहीं सो जाती है। जब वो जागती है तो उसका मन और भी भारी हो जाता है। वो माइक की बनाई ड्राइंग्स देखकर उसे याद करने लगती है। अब उसके पास इस कमरे में सिर्फ 2 दिन बचे होते हैं और वो चाहती तो ये चैलेंज जीत सकती थी, लेकिन उसे अपनी गलती का एहसास हो चुका होता है। आखिरकार वो भी लाल बटन दबाकर बाहर निकल जाती है। कुछ समय बाद हम माइक को दौड़ते हुए देखते हैं और अचानक रास्ते में उसकी मुलाकात केट से हो जाती है। तब पता चलता है कि कमरे से बाहर आने के बाद वे दोनों महीनों तक एक दूसरे से नहीं मिले, क्योंकि दोनों के बीच गुस्सा था। लेकिन अब आगे बढ़ते हुए वे अपने रिश्ते को फिर से ठीक करने का फैसला करते हैं और साथ में खाना खाने के लिए एक होटल की ओर जाने लगते हैं। रास्ते में माइक केट से पूछता है, क्या तुमने वो चैलेंज पूरा किया या तुम भी लाल बटन दबाकर बाहर आ गई? केट कुछ नहीं कहती, वो चुप रहती है और धीरे से कहती है कि उसने माइक के साथ गलत व्यवहार किया, जिसके लिए वो उससे माफ़ी मांगती है। बाद में जब दोनों वहाँ से जाते हैं तो एक बिल्डिंग पर एक नोट लिखा दिखाई देता है कि इस कमरे को एक मशहूर आदमी ने बनाया है, लेकिन उसकी पहचान आज तक किसी को नहीं पता। इस बात से ये समझ आता है कि इंसान को लालची नहीं होना चाहिए, क्योंकि लालच इंसान को बुराई की ओर ले जाता है, जहां वो अपने सबसे करीबी लोगों को भी खो सकता है, जैसे माइक और केट ने कुछ समय के लिए एक दूसरे को खो दिया था। इस कमरे को बनाने के पीछे उस आदमी का मकसद शायद यही था कि इंसानों को परखा जा सके, उन्हें लुभाकर उनकी असली प्रकृति सामने लाई जा सके। जब लोग इस कमरे में समय बिताते हैं तो उनके अंदर छुपी भावनाएं और कमजोरियां बाहर आ जाती हैं, और शायद उस लड़की को भी इसी एक्सपेरिमेंट के लिए भेजा गया था, ताकि ये देखा जा सके कि वे एक दूसरे पर कितना विश्वास करते हैं। जब उनका लालच, जलन और शक टूटता है तब उन्हें अपनी गलती का एहसास होता है और वे उससे सीखते हैं, ताकि आगे कभी लालच न करें, क्योंकि परिवार और अपनों का साथ कई हजार करोड़ों से अधिक कीमती होता है। अंत में हम देखते हैं कि एक नया कपल उसी कमरे में आता है, ठीक वैसे ही जैसे माइक और केट आए थे, और वे भी शुरुआत में उतने ही खुश होते हैं। अब सवाल ये है कि क्या वे इस चैलेंज को पूरा कर पाएंगे, या माइक और केट की तरह हार मानकर खाली हाथ लौट जाएंगे, या फिर वे भी अपनी गलती समझकर कुछ सीख पाएंगे। इसी मिक्स्ड फीलिंग के साथ ये आखिरी सीन भी यहीं एंड हो जाती है। दोस्तों, अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कर देना, और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब भी कर देना। इसी के साथ ये मूवी यहीं समाप्त हो जाती है। तो चलिए मिलते हैं दूसरी मूवी एक्सप्लेनेशन में, जहां डर का बसेरा हो।